जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज हम उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। आज हम उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज़ में देहरादून ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। देहरादून ज़िले के बारे में जो वीडियो है वो 2 पार्ट में आएगी, तो इसका आज पार्ट 1 है। तो आज हम इसके पार्ट 1 के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट देखते हैं देहरादून जिले की भौगोलिक स्थितियाँ। तो देखिए, भौगोलिक स्थिति में सबसे फर्स्ट है गठन। देहरादून जिले का गठन कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, सन 1817 ईस्वी को देहरादून जिले का गठन हुआ है। नेक्स्ट है स्थिति। तो स्थिति में आप याद रखिएगा, देहरादून जिला जो है वो शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय के बीच स्थित एक घाटी के रूप में स्थित है। शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय, शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय के बीच स्थित एक घाटी है। इसे दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हम देखते हैं जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जब हम भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालय, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक नगर, ऐसे करके देखेंगे। तो उसी में से जो शिवालिक क्षेत्र है और मध्य हिमालय, इनके बीच एक घाटी है। इसी घाटी में हमारा देहरादून बसा है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। देहरादून का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3088 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है सीमाएं। सीमाएं, देहरादून जो है वो किस किस अन्य जिलों से सीमाएं बनाता है? तो यहाँ पर इसका देहरादून जिले का मैप दे रखा है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। देहरादून जो है वो 4 जिलों से सीमा बना रहा है उत्तराखंड के। कौन कौन से? उत्तरकाशी से, टिहरी गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल से और हरिद्वार से। तो 4 जिलों से सीमा बनाता है। और साथ ही देहरादून हमारे उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 2 अन्य राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? यूपी और हिमाचल प्रदेश। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दो राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का एकमात्र जिला है हमारा देहरादून। देहरादून को अगर हम मैप में देखेंगे तो हमारे उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला भी है ये भी ध्यान रखिएगा। भौगोलिक स्थिति में आप यहां पर लिख सकते हो कि ये सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है और हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये सीमा बनाता है? अगर क्वेश्चन है तो इसका ध्यान रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से सीमा बनाता है और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और शिमला, इन जिलों से सीमा बनाता है हमारा ये जो देहरादून जिला है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के इन जिलों से सिरमौर और शिमला और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से ये सीमा बनाता है। तो ये थी इसकी सीमाएं, 4 जिलों से और 2 राज्यों से। 2 राज्यों से बनाने वाला एकमात्र है ये जिला। नेक्स्ट है देहरादून नगर पालिका। तो देहरादून नगर पालिका का गठन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, देहरादून नगर पालिका का जो गठन होता है वो होता है 1867 में, 1867 में देहरादून नगर पालिका का गठन होता है। देहरादून को नगर निगम कब बनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1998 को इसको नगर निगम बनाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर बुक्स में 2003 भी है, तो आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। नगर निगम कब बनता है? ये पहला नगर निगम होता है हमारे उत्तराखंड का 9 दिसंबर 1998 को, या फिर 2003, आप दोनों याद कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और रह गई, जो इसका गठन होता है 1817 में। ध्यान रखिएगा, जब देहरादून जिले का गठन होता है 1817 में, तब ये इसे मेरठ मंडल में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। देहरादून जिले के गठन के बाद ये सबसे पहले मेरठ मंडल में रखा जाता है, मेरठ मंडल में रखा जाता है। और मेरठ मंडल से सहारनपुर मंडल में, मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में ये कब स्थानांतरित होता है? तो ध्यान रखिएगा, सन 1975 को
सन 1975 में देहरादून जो है वो मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पहले ये मेरठ मंडल का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है जलवायु। जो देहरादून की जलवायु किस प्रकार की है, तो देहरादून की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पर देहरादून में पाई जाती है। एक सन और आप याद रखेंगे इसी से जुड़ा गठन से 1825 क्या हुआ था 1825 में, तो ध्यान रखिएगा देहरादून जिले को जब गठित किया गया तो इसे 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि देहरादून जिले को कुमाऊं कमिश्नरी में कब शामिल किया गया, तो 1825 में। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन सबका। देखिए भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले गठन देखा, गठन कब होता है 1817 ईस्वी में इसका गठन होता है और पहले इसे मेरठ मंडल में रखा जाता है और बाद में सन 1975 में गढ़वाल मंडल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट ये हमारे जो उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, इसे कुमाऊं कमिश्नरी में कब डाला गया, तो 1825 में डाला गया। इसको नगर पालिका कब बनाया गया, 1867 में बनाया गया। नगर निगम कब बनाया गया, 9 दिसंबर 1998 को नगर निगम बनाया गया। इसकी स्थिति किस प्रकार की है, तो शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय के बीच में स्थित एक घाटी है। क्षेत्रफल में अगर देखें तो इसका 3088 यानी कि 3088 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सीमाएं, ये 4 जिलों से सीमा बनाता है और 2 राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का एकमात्र राज्य है। कौन कौन से, यूपी और हिमाचल प्रदेश। यूपी के सहारनपुर से और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और शिमला से। तो इतना आप इसके भौगोलिक स्थिति से याद रखेंगे। अब हम देखेंगे देहरादून जिले से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य। तो देहरादून जो है वो इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जिला रहा है। तो जितने भी इससे इतिहास के तथ्य हैं वो भी हम देखते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट आपको मैं कुछ सन के हिसाब से बताऊंगा तो आप उसी से इन्हें याद रखेंगे, इससे आपको आसान भी पड़ेगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट है 1699। 1699 में क्या हुआ था, तो देखिए 1699 में सिख गुरु थे। 1699 में सिख गुरु जिनका नाम था गुरु राम राय। ये जो सिख गुरु राम राय थे, ये इनका देहरादून में आगमन हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है कि गुरु राम राय जी का जो देहरादून जिले में आगमन हुआ था वो कब हुआ था, 1699 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने यहाँ पर गुरुद्वारे की नींव रखी थी, यानी कि गुरुद्वारे की स्थापना करवाई थी। देखिए इनको गुरुद्वारे की स्थापना कराने के लिए जो जमीन थी वो किसने दान में दी थी, तो इससे जुड़े भी आपको पॉइंट याद रखने। पंवार वंश का एक राजा हुआ है, पंवार वंश का एक राजा हुआ है जिसका नाम है फतेहपति शाह। तो इस फतेहपति शाह ने, ध्यान रखेगा, इन गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिए थे। 3 गांव, कौन से गांव थे वो, उनके नाम भी आपको याद रखना है। तो राजपुर, खुड़बुड़ा और चामसारी। राजपुर, खुड़बुड़ा और चामसारी, ये 3 गांव थे जो फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को दान में दिए थे, जिस पर उन्होंने जो है गुरुद्वारे की नींव रखी थी, गुरुद्वारे की स्थापना करी थी। बाद में जो है प्रदीप शाह करके भी एक राजा आता है, वो भी इनको जो है गुरु राम राय को 4 गांव जो है वो दान में देता है। तो इस तरीके से आपको ये वाला फैक्ट याद रखना है कि 1699 में गुरु राम राय का आगमन हुआ था और इनको पंवार वंश जो राजा है, पंवार वंशी राजा फतेहपति शाह ने 3 गांव दान में दिए थे। उनके नाम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राजपुर, खुड़बुड़ा और चामसारी। नेक्स्ट घटना जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है 1635 की। 1635 में क्या हुआ था, तो देखिए 1635 में उत्तराखंड में जब पंवार वंश चल रहा था, पंवार वंश का उस वक्त राजा था महिपति शाह। तो इस महिपति शाह की जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, उसका नाम था रानी कर्णावती जो थी, इनकी पत्नी थी महिपति शाह की। तो हुआ क्या था, इस समय 1635 में मुगलों का आक्रमण होता है गढ़वाल क्षेत्र में, और मुगल में उस वक्त राजा होता है शाहजहां। तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां जो कि मुगल राजा है, शाहजहां, आप इससे परिचित होंगे ही। शाहजहां की सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया और उसका जो सेनापति था,
सेनापति कौन था? नजाबत खान, ध्यान रखिएगा, नजाबत खान। तो शाहजहां की सेना ने नजाबत खान के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, यानी कि इस वाले क्षेत्र में जहाँ ये देहरादून क्षेत्र आज बसा हुआ है, तो यहाँ पर आक्रमण कर दिया। और इसका सामना होता है रानी कर्णावती से, ध्यान रखिएगा, इसका सामना होता है रानी कर्णावती से। इन दोनों के मध्य जो होता है वो युद्ध हो जाता है, रानी कर्णावती की सेना और सामने थी नजाबत खान की सेना, जो कि शाहजहां का सेनापति था। तो आप देखिए इतनी बड़ी सेना है ये, मुगल सेना, जो मुगलों जिसका पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित था, और गढ़वाल का ये छोटा सा क्षेत्र जिसकी रानी है कर्णावती, इसकी सेना दोनों आमने सामने थी। फिर भी इस रानी कर्णावती ने और इसकी सेना ने बहुत ही बहादुरी से इस युद्ध को लड़ा और नजाबत खान को क्या कर दिया? हरा दिया। इसीलिए इस रानी कर्णावती को एक उपनाम दिया जाता है, नाक काटी रानी, नाक काटी रानी। तो नाक काटी रानी किसे बोला जाता है? नाक काटी रानी जो है वो रानी कर्णावती को बोला जाता है। इसके दो कारण, इस नाम के दिए जाने की दो कहानियां बताई जाती हैं। सबसे फर्स्ट तो ये कि ऐसा माना जाता है कि इस रानी ने क्या करा था, ये जो नजाबत खान की जो सेना थी इनकी वो नाक कटवा दी थी, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया नाक काटी रानी। दूसरा पहलू ये भी देखा जा सकता है कि इतनी छोटी सी सेना ने मुगल सेना को हराया है, तो इस वजह से इस सेना की जो है मुगलों की नाक कट गई एक तरीके से, तो इस वजह से भी इस रानी कर्णावती का नाम नाक काटी रानी पड़ा। तो ये दो बातें आपको इससे याद रखनी, रानी कर्णावती से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी इससे कई क्वेश्चन आ चुके हैं। रानी कर्णावती से देहरादून में जो करणपुर शहर है, करणपुर नगर, वो भी इस रानी कर्णावती ने ही बसाया था। किसकी पत्नी थी ये? महीपति शाह की, ध्यान रखिएगा, महीपति शाह की पत्नी थी। तो इतना आप इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रद्युम्न शाह नाम का एक राजा हुआ है, प्रद्युम्न शाह, पवार वंश से संबंधित राजा था और काफ़ी महत्वपूर्ण राजा है। जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे, खासकर गढ़वाल का इतिहास जब पवार वंश हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में देखेंगे। तो प्रद्युम्न शाह ने क्या किया था? तो प्रद्युम्न शाह की जो बेटी थी उसने उसका विवाह करा दिया था उम्मेद सिंह नाम के एक व्यक्ति से, उम्मेद सिंह, ध्यान रखिएगा। और इस उम्मेद सिंह को देहरादून का स्थायी शासक नियुक्त कर दिया था। यह क्वेश्चन भी आप इससे याद रखिएगा। प्रद्युम्न शाह जो राजा हुए हैं उन्होंने अपने जो दामाद थे जिनका नाम था उम्मेद सिंह, उसे देहरादून का स्थायी शासक भी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है 14 मई सन 1804। ये डेट जो है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख है, तो इसे आप ज़रूर याद रखना। अब इससे जुड़ी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या हुआ था 14 मई 1804 को। देखिए सबसे पहले उत्तराखंड में आपको दो चीज़ याद रखनी है। एक तरफ जो कुमाऊं मंडल है वहाँ पर चंद वंशों का साम्राज्य था, और जो गढ़वाल मंडल है वहाँ पर पवार वंश का साम्राज्य था। तो 1790 में, ब्रीफ में आपको मैं बता देता हूँ छोटी सी कहानी। तो सन 1790 में क्या होता है? 1790 में गोरखा जो होते हैं, गोरखाओं का जो आक्रमण होता है वो चंद वंश पर होता है, और चंद वंश जो होता है 1790 में समाप्त कर दिया जाता है कुमाऊं रीजन में। ध्यान रखिएगा 1790 में इन्होंने चंद वंश को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब उसके बाद 1790 के बाद इन्होंने सोचा कि गढ़वाल को भी हम जीत लेते हैं। तो एक साल बाद ही 1791 में ही इन्होंने वहाँ पर क्या किया? हमला कर दिया, गढ़वाल क्षेत्र में हमला कर दिया गोरखाओं ने। लेकिन इस हमले से हुआ क्या? वहाँ पर जो राजा था वहाँ पर प्रद्युम्न शाही राजा था इस वक्त। तो वहाँ राजा कौन था इस वक्त? प्रद्युम्न शाही है, पवार वंश में, गढ़वाल में। तो जब प्रद्युम्न शाह का सामना गोरखा से हुआ तो पहली बार में 1791 में उसने गोरखाओं को एक तरीके से हरा दिया, और इनके बीच एक संधि हो गई, लंगूरगढ़ की संधि। मतलब आप एक तरीके से इसमें ये कह सकते हो कि प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच जो ये फर्स्ट लड़ाई हुई थी 1791 में, इसमें जो है युद्ध बराबरी पर जाकर के समाप्त हुआ था। तो एक संधि करनी पड़ी, लंगूरगढ़ की संधि। उसके बाद क्या होता है? ये अपना जो होता है गोरखा जो होता है वो कुमाऊं में आ जाते हैं और अपना गढ़वाल में एज इट इज़ वहाँ पर शासन प्रद्युम्न शाह करने लगता है। लेकिन उसके बाद गढ़वाल में दो घटनाएं होती हैं। सबसे फर्स्ट 1795 में होती है
और दूसरी घटना 1803 में होती है। क्या थी ये घटनाएं? देखिए 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था, ये याद रखना है, भयंकर अकाल पड़ गया था, जिसको एक स्पेशल नाम से भी जाना जाता है, इक्यावनी बावनी का अकाल। ध्यान रखिएगा, इक्यावनी बावनी का अकाल। तो ये जो अकाल पड़ा था, इस वजह से क्या हुआ, जो ये प्रद्युम्न सा था काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि इतना भयंकर अकाल था ये। तो एक तो ये हानि हुई प्रद्युम्न सा को, दूसरी जो हानि हुई वो 1803 में हुई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सन 1803 में गढ़वाल में बहुत भयंकर भूकंप आया था, जिसका रिक्टर स्केल पर जो माप थी वो 9 थी। ध्यान रखिएगा, 9 रिक्टर स्केल का जो था वो भूकंप आया था, जिससे गढ़वाल की 80% जो जनसंख्या है, 80% सोचो, 80% जनसंख्या जो है वो समाप्त हो गई थी, केवल 20% जनसंख्या ही बची थी। काफ़ी जो राजाओं के महल थे, पवार वंश वाले जो राजा थे, उनके जो महल थे वो भी यहाँ पर ध्वस्त हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति में जो प्रद्युम्न सा पूरा टूट गया, क्योंकि इतना उसने बर्बादी जो है वो देख ली। तो गोरखाओं ने अब देखा कि जो गढ़वाल का जो क्या बोलते हैं स्थिति है इस वक्त, वो काफ़ी खराब है। तो उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाया और गोरखाओं ने प्रद्युम्न शाह पर आक्रमण कर दिया। कब किया आक्रमण? सन 1804 में। ध्यान रखिएगा, ये गढ़वाल पर गोरखाओं का दूसरा आक्रमण था। तो 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में, ध्यान रखिएगा, खुड़बुड़ा मैदान में, कहाँ पर पड़ता है ये खुड़बुड़ा मैदान? देहरादून में ही पड़ता है। तो खुड़बुड़ा मैदान में गोरखा और प्रद्युम्न शाह, इन दोनों की सेना आमने सामने हो गई। और इस लड़ाई में, इस युद्ध में, ये जो प्रद्युम्न शाह ये था, ये मारा गया। ध्यान रखिएगा, तो युद्ध भूमि में मारा जाने वाला एकमात्र पवार राजा भी तो प्रद्युम्न शाह ही था। तो ये यहाँ पर मारा गया और इससे क्या हुआ, गोरखाओं ने गढ़वाल क्षेत्र को भी क्या कर लिया, अपने वश में कर लिया, मतलब कि उसे जीत लिया। तो ये इस तारीख से आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर हुआ था ये? खुड़बुड़ा मैदान में हुआ था। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने यहाँ पर गोरखाओं ने प्रद्युम्न शाह को हरा करके गढ़वाल को भी जीत लिया, कुमाऊं को भी जीत लिया। यहाँ पर याद रखना 1790 से 1814 तक इन्होंने पूरे उत्तराखंड पर राज किया। इनके शासन को गोरख्याली नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, गोरख्याली नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड का सबसे टफेस्ट पीरियड था। यहाँ पर जो इनका शासन था बहुत ही क्रूर था। उसके बाद देखिए क्या होता है, सन 1814 में जो ब्रिटिश सेना होती है, ब्रिटिश सेना में एक कमांडर होता है जेलेस्पी करके, जेलेस्पी उसका नाम होता है। तो ये जेलेस्पी जो होता है वो देहरादून में प्रवेश कर जाता है। और देहरादून में कहाँ से प्रवेश करता है, किस एरिया में प्रवेश करता है? ध्यान रखिएगा, नाला पानी नाम की जगह पर। तो ये नाला पानी नाम की जो जगह है, यहाँ पर एक युद्ध हुआ है, इसका नाम ही नाला पानी का युद्ध है, जो कि 1814 में हुआ था। इसे आप याद रखिएगा, क्या हुआ था इस युद्ध में। तो नाला पानी का जो युद्ध है, नाला पानी का युद्ध अंग्रेजी सेना और गोरखाओं के बीच होता है। अंग्रेजों की तरफ से आते हैं जेलेस्पी और गोरखाओं की तरफ से कौन आता है? गोरखाओं की तरफ से आते हैं बलभद्र शाह थापा। ध्यान रखिएगा, बलभद्र शाह थापा। देखिए गोरखा जो थे ये केवल 500 की संख्या में थे, जबकि अंग्रेज जो थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में आए थे। तो फिर भी इन 500 गोरखाओं ने जो था उनको अंग्रेज़ों को काफ़ी अच्छे से टक्कर दी थी। और बल्कि इसमें जेलेस्पी जो इनका कमांडर था वो भी मारा गया था। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों की और सेना आ जाती है, जब उनको पता चलता है कि हमारा जो मेन है जेलेस्पी वही मारा गया है, तो बाद में और अंग्रेजी सेना आती है, जिसमें फिर इन सभी गोरखाओं को जो है यहाँ पर मार दिया जाता है। और बलभद्र शाह थापा भी इसमें शहीद हो जाते हैं, इनको भी मार दिया जाता है। तो नाला पानी जो जगह यहाँ पर इन दोनों का जो है स्मारक बनाया जाता है, जिसे खलंगा स्मारक बोलते हैं। तो खलंगा स्मारक कहाँ पर है? देहरादून में, ये नाला पानी नाम की जगह पर। तो एक तरफ जेलेस्पी और उसके सैनिकों की जो वह स्मारक है, और दूसरी तरफ बलभद्र शाह थापा और उसके सैनिकों के स्मारक बनाए गए हैं। तो इससे भी जुड़े एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, कौन थे? जेलेस्पी अंग्रेजों की तरफ से और बलभद्र शाह थापा। तो इसके बाद क्या होता है, गोरखाओं का शासन जो होता है वो पूरे उत्तराखंड से समाप्त हो जाता है और उत्तराखंड में क्या आ जाता है?
ब्रिटिश काल आ जाता है। अब हम देखेंगे देहरादून में स्थित झरने, कुंड और ताले यानी कि झीलें कौन कौन सी स्थित है। तो देखिए सबसे फर्स्ट है झरने। झरनों को जलप्रपात भी बोला जाता है। तो कौन कौन से झरने यहाँ पर, सबसे फर्स्ट है टाइगर झरना या टाइगर जलप्रपात। नेक्स्ट है माय गॉड जलप्रपात। तो अगर कभी आपके सामने टाइगर आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे, माय गॉड करोगे, माय गॉड। तो माय गॉड झरना भी कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। पटना जलप्रपात। पटना जलप्रपात ध्यान रखिएगा देहरादून में, ऋषिकेश में स्थित है। ये कहाँ पर, ऋषिकेश में स्थित है। गरुड़ चट्टी जलप्रपात, तो ये भी देहरादून में स्थित है, गरुड़ चट्टी। फूल चट्टी जलप्रपात, ये भी देहरादून में स्थित है। नीरगड्डू जो यहाँ पर पर्यटक स्थल के रूप में आप बोल सकते हो, काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। ये भी झरना कहाँ पर है, देहरादून में ही है। शिखर झरना, शिखर जलप्रपात देहरादून में स्थित है। किमोना जलप्रपात या फिर किमोना झरना भी कहाँ पर है, देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट है ताल या फिर झीलें या फिर जिन्हें हम सरोवर भी कहते हैं। कौन कौन सी झीलें, यहाँ पर 3 झीलें आपको जिनको याद रखना है, सूर्यधार झील, चंद्रवाड़ी झील और कांसरो ताल या फिर कांसरो झील। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये सूर्यधार जो है ये कृत्रिम झील है एक तरीके की, यानी कि मानव निर्मित झील है। तो ये तीनों झील आप इससे याद रखेंगे। कौन कौन सी बताई, सूर्यधार, चंद्रवाड़ी और कांसरो झील। नेक्स्ट है कुंड। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध कुंड है जिसको आपको याद रखना है, जिसका नाम है गौतम कुंड। ऋषि गौतम ने यहाँ पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्या की थी, यहाँ पर तपस्या की थी। तो इस वजह से इस कुंड का नाम जो है यहाँ पर गौतम कुंड जो है वो पड़ा है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो ये थे हमारे देहरादून में स्थित झरने, कुंड और झीलें। अब हम देखेंगे देहरादून में स्थित खनिज संपदा। तो देहरादून में कौन कौन से खनिज बहुतायत में मिलते हैं, इनको हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट है देहरादून जो फेमस है वो चूना पत्थर के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर काफ़ी मात्रा में चूना पत्थर के भंडार स्थित है। खासकर देहरादून का मंदराम और बाराकोट, ये 2 क्षेत्र आपको याद रखना है। मंदराम और बाराकोट जो क्षेत्र है ये दोनों चूने पत्थर के लिए फेमस है। देहरादून में जो मसूरी है, मसूरी में क्रीम कलर के, ध्यान रखिएगा, क्रीम रंग के संगमरमर जिसे मार्बल कहते हैं, तो क्रीम कलर का जो मार्बल है वो कहाँ पाया जाता है बहुतायत में, तो मसूरी में। ध्यान रखिएगा वैसे देहरादून में मार्बल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, पर क्रीम कलर वाला जो है, क्रीम रंग वाला, वो मसूरी में पाया जाता है। साथ ही देहरादून का एक क्षेत्र है धपीला क्षेत्र। धपीला क्षेत्र, ये धपीला क्षेत्र किसके लिए फेमस है, तो देहरादून का धपीला क्षेत्र जो है ये जिप्सम के लिए फेमस है। यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है। देहरादून में जो मसूरी है, मसूरी के 2 क्षेत्र आपको याद रखना है, महागांव और कियारकुली। तो इस मसूरी के महागांव और कियारकुली में कौन सा खनिज पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, खड़िया। खड़िया जिसे आप चौक भी बोलते हैं, तो खड़िया काफ़ी मात्रा में मिलता है मसूरी के महागांव और कियारकुली वाले एरिया में। देहरादून में जो टोंस नदी घाटी है, ध्यान रखिएगा, टोंस नदी घाटी, इस टोंस नदी घाटी में सीसा पाया जाता है। सीसे की मात्रा जो है वो टोंस नदी घाटी में पाई जाती है। साथ ही देहरादून में एक जगह है जिसका नाम है सहस्त्रधारा जलप्रपात। इस सहस्त्रधारा झरने में यहाँ पर गंधक जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। गंधक, सल्फर जिसे बोलते हैं, गंधक यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये स्किन डिजीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें नहाने से जो बॉडी में जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, काफ़ी हद तक सही हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा गंधक कहाँ पाया जाता है, सहस्त्रधारा जलप्रपात में, देहरादून में पाया जाता है। बाकी ये जो थे देहरादून में खनिज, इंपॉर्टेंट जो खनिज पाए जाते हैं वो ये सब थे। फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले चूना पत्थर के लिए देहरादून फेमस है, मंदराम और बाराकोट क्षेत्र। उसके बाद मसूरी में क्रीम रंग के जो मार्बल है, क्रीम रंग का मार्बल जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। देहरादून का धपीला क्षेत्र जो है वो जिप्सम के लिए फेमस है। मसूरी क्षेत्र जो है, मसूरी का महागांव और कियारकुली, ये किसके लिए फेमस है, खड़िया के लिए फेमस है, चौक भी बोलते हैं उसे। टोंस नदी घाटी सीसे के लिए फेमस है। और सहस्त्रधारा जो झरना है यहाँ पर गंधक जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखेंगे
देहरादून में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए देहरादून में प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट है गुच्चू पानी। तो गुच्चू पानी जो है इसको रोवर्स गुफा के नाम से भी जाना जाता है, रोवर्स गुफा, ध्यान रखिएगा, रोवर्स गुफा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे हम डाकुओं की गुफा भी बोलते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है कि डाकुओं की गुफा नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है, तो वो देहरादून में स्थित है, ध्यान रखिएगा, रोवर्स गुफा। फन वैली, फन वैली ये आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, फन वैली से। ये काफ़ी आकर्षक केंद्र है और काफ़ी लोग यहाँ पर जाते ही रहते हैं फन वैली में। लच्छीवाला, लच्छीवाला जो कि एक पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है, ये भी काफ़ी फेमस है देहरादून में। घूमने के लिए आप इसमें जा सकते हैं। यहाँ पर तरह तरह के झूले हैं, तो इनका आप मज़ा ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख बाजार कौन कौन से हैं? तो प्रमुख बाजार यहाँ पर जो मार्केट्स हैं उसके लिए भी देहरादून काफ़ी फेमस है, जैसे कि तिब्बत मार्केट, तिब्बत मार्केट है यहाँ पर संडे मार्केट लगती है एक, और पलटन मार्केट या पलटन बाजार जिसे बोलते हैं, तो ये भी यहीं पर लगता है देहरादून में। ये तीनों मार्केट आप याद कर लेंगे, तिब्बत मार्केट, संडे मार्केट और पलटन मार्केट, पलटन बाजार। बुद्धा टेम्पल, ये काफ़ी फेमस है, ये वाला जो मंदिर है बुद्धा टेम्पल देहरादून में स्थित है। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। इससे जुड़े कौन कौन से फैक्ट हैं? सबसे फर्स्ट है ये 5 मंजिला बौद्ध स्तूप है, पहली बात तो आपको याद रखनी है। इस मंदिर की जो ऊंचाई है, ये मंदिर कितना ऊंचा है? ये 185 फीट ऊंचा मंदिर है, ध्यान रखिएगा। 185 फीट ऊंचा मंदिर है बुद्धा टेम्पल। और इस मंदिर में जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है, 103 फीट ऊंची ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी, इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 28 अक्टूबर 2002 को, ध्यान रखिएगा। बुद्धा टेम्पल से इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे। क्या क्या? सबसे पहले तो 5 मंजिला बौद्ध स्तूप है। इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो 185 फीट ऊंचा ये मंदिर है। भगवान बुद्ध की यहाँ पर 103 फीट ऊंची मूर्ति है। और इस मंदिर की जो स्थापना होती है वो 28 अक्टूबर सन 2002 को होती है। नेक्स्ट है घंटाघर, या जिसे हम क्लॉक टावर भी बोलते हैं। तो देहरादून में काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है ये घंटाघर। इसके बारे में आप क्या क्या फैक्ट याद रख सकते हैं? देखिए सबसे फर्स्ट 24 जुलाई 1948 को इसकी नींव रखी जाती है, घंटाघर की इसकी नींव रखी जाती है। और इसका जो नींव रखते समय जो इसका उद्घाटन होता है, उद्घाटन जो है वो कौन करता है? ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू, जो कि हमारी भारत की पहली महिला गवर्नर थी, ध्यान रखिएगा, पहली महिला राज्यपाल। तो सरोजनी नायडू ने इसकी नींव रखते समय इसका उद्घाटन किया था। लेकिन जब ये बनकर पूर्ण हो गया था, पूर्ण कब होता है ये 1953 में बनकर पूर्ण हो जाता है। तब इसका उद्घाटन कौन करते हैं? तब इसका उद्घाटन जो करते हैं, ध्यान रखिएगा, हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका जो है उद्घाटन किया था जब इसका कार्य जो है पूर्ण हो चुका था, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इस टावर को बलवीर टावर के नाम से भी जाना जाता है, बलवीर टावर, ध्यान रखिएगा। तो बलवीर टावर है, चाहे देहरादून का जो एक घंटाघर है, क्लॉक टावर, अब एक ही चीज़ है। नेक्स्ट, इसकी जो आकृति है ये षटभुजाकार है, ध्यान रखिएगा, षटभुजाकार यानी कि हेक्सागन शेप में है, ध्यान रखिएगा, हेक्सागन की ये शेप में। तो इतनी चीज़ आप इस देहरादून के इस घंटाघर से याद रखेंगे। 24 जुलाई 1948 को इसकी नींव रखी गई और इसका उद्घाटन किया सरोजनी नायडू ने। जब बनकर पूर्ण हुआ 1953 को इसका उद्घाटन किया लाल बहादुर शास्त्री ने। इसको बलवीर टावर के नाम से भी जानते हैं और इसका जो आकार है वो षटभुजाकार। नेक्स्ट हम देखेंगे देहरादून चिड़ियाघर के बारे में। तो देहरादून चिड़ियाघर, देहरादून जू जो है, इसके बारे में आप क्या क्या जान सकते हैं? सबसे फर्स्ट तो आप ये जानना है कि इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, पुराना नाम। तो देहरादून चिड़ियाघर का जो पुराना नाम था वो था मालसी डियर पार्क, मालसी डियर पार्क, ध्यान रखिएगा, मालसी डियर पार्क इसका पुराना नाम था।
बाद में इसे चिड़ियाघर के रूप में विकसित कर दिया गया। और ये हमारे उत्तराखंड का पहला चिड़ियाघर था, ध्यान रखिएगा, पहला चिड़ियाघर था, यानी कि पहला जू था। जबकि दूसरा कौन सा है? दूसरा गोलापार हल्द्वानी वाला है, जिसे हम नैनीताल जिले में पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड का पहला चिड़ियाघर है देहरादून चिड़ियाघर। दूसरा, एक बार फेसबुक ने एक सर्वे किया। इस फेसबुक ने सर्वे करने के बाद जो विश्व के 181 जो चिड़ियाघर थे ना, उनका सर्वे किया और उसने इस देहरादून चिड़ियाघर को 10वीं रैंक दी थी, ध्यान रखिएगा, 10वीं रैंक दी थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं एक फैक्ट। नेक्स्ट, जो ये देहरादून चिड़ियाघर है, इसको सन 1976 में वन चेतना केंद्र के रूप में वन चेतना केंद्र के रूप में कब विकसित किया गया था देहरादून चिड़ियाघर को? तो 1976 में। और लास्ट पॉइंट इससे याद रखेंगे, 2016 में देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। देहरादून जू मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना कब होती है? सन 2016 में। तो देहरादून चिड़ियाघर से जुड़े इतने तथ्य आप याद रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हमने देहरादून का पार्ट 1 देखा है, इसी तरीके से इसका पार्ट 2 आएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल स्टडी विद रमन के साथ। धन्यवाद।